भरत तिवारी, एनकाउंटर या हत्या? हत्या। कहां से शुरू होती है भरत तिवारी की कहानी? कई राजनीतिक महकमे के लोग कह रहे हैं कि पिस्टल तो भाई पाकिस्तान से आई थी, भरत तिवारी कोई कहता है मानसिक रूप से सही नहीं थे। आम जन ने उसे अपना हीरो मानना शुरू कर दिया। लोगों ने शहीद कहना शुरू कर दिया। उसी दिन लोगों को दर्द होना शुरू हो गया। ये जो भी आपको दिख रहा है कि लोग साथ दिखा के और पूरे मामले को खत्म कर देना चाहते हैं। जो डॉक्टर का वीडियो भी अवेलेबल है, वो कहते हैं 4 गोलियां लगी हैं जी। उसमें एक और बात वो रिपीट करते हैं कि एक गोली एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में लगी है। कोई भी बुद्धिमान आदमी मुझे ये बता दे, सामने से, पीछे से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर क्रॉस फायर चल रहा हो, तो क्या एब्डोमेन के निचले हिस्से में गोली कैसे लग सकती? तो ये भी कहता था कि ये अधिकारी भी जो है ना, ये मेरे भाई हैं, मेरे देश के हैं, मैं इनके ऊपर कैसे हथियार चलाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे देशवासी हैं, मैं अपने देशवासियों को कैसे मार सकता हूं? अगर ये बाहर के होते, ये विदेशी होते, आतंकवादी होते, तब मैं बताता। हम जब वहां गए थे तो हमारी भी कुछ मुलाकात हुई कुछ लोगों से। जब हमने पूछा कि ए चाची तहार जात का बा, तो बोली कि हम बिहारी हैं। हम बोले यही बात भरत तिवारी करके चले गए ना, तो किसी को पच नहीं रही है। जाति से ऊपर उठा करके पूरे बिहार को उस व्यक्ति ने जोड़ दिया। वो कहता भी था साहब, मेरा खून लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाएगा। एक क्रांति जन्म ले चुकी है जी, नई क्रांति है, ये भरत क्रांति है। शहादत के लिए हर वक्त जो तैयार होता है, हकीकत में कबीले का वही सरदार होता है। पुरखों के दिखाए रास्ते पे जो कदम रख दे, वही बेटा विरासत का असली हकदार होता है। इस देश में आज तक भगत सिंह बनने का प्रयास तो बहुतों ने किया होगा। इस देश के लिए शहादत देने वालों की गाथाएं तो इस देश ने कई बार सुनी होंगी। कई बार हमने सुना होगा कि इस देश के लिए लड़ते लड़ते एक जवान इस देश के बॉर्डर पे शहीद हो गया। आज तक हमने ये सुना होगा कि समाज के कुछ लोग अराजकता फैलाते हैं और पुलिस, प्रशासन और सरकार मिलकर के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस देश में आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद पहली बार इस देश के किसी भूभाग पे ऐसी घटना घटती है कि जहां पुलिस, प्रशासन और सरकार ही अराजकता फैला के बीएससी के एक छात्र की इनकाउंटर नाम देकर के हत्या कर देती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक भारत के, आजाद भारत के भगत सिंह, अमर शहीद भरत तिवारी जी की बात कर रहा हूं। आज तक कई कहानियां आपने भरत तिवारी जी से रिलेटेड सुनी होंगी। कई लोग फेसबुक लाइव के कई वीडियोस देख चुके होंगे। कई लोगों ने अलग अलग मुंह से अलग अलग जुबान और अलग अलग कहानियां सुनी होंगी। परंतु आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं। पूरे देश से जुटे हुए महापंचायत ने जिस व्यक्ति को सर्वसहमति से न्याय संघर्ष मोर्चा का संयोजक इसलिए चुना क्योंकि ये भी उसी गांव से संबंध रखते हैं, भरत तिवारी को बड़े करीब से जानते थे और कहीं ना कहीं भरत तिवारी की वो कहानी आज हम तक, आप तक और पूरे देश तक सही तरीके से किसी ने पहुंचाने का काम किया है। तो उस व्यक्ति का नाम है श्री पंकज त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ऑफ द स्क्रिप्ट विद आदित्य राज सिंह के इस तीसरे एपिसोड में जो भी बातें भरत तिवारी जी से रिलेटेड होंगी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा और फैक्ट्स के आधार पर हो रही हैं। भविष्य में यदि जांच में यह पाया जाता है कि उनमें से कोई फैक्ट्स, डेटा या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही गई बातें गलत साबित हुई, तो यह माना जाना चाहिए कि हम लोग केवल वर्तमान परिस्थितियों में अवेलेबल डेटा के हिसाब से बात कर रहे थे। यानी आज की तारीख अर्थात 6 जुलाई 2026 को जो बातें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, हम सिर्फ वही कर रहे हैं। भविष्य में अगर वो फैक्ट्स बदलेंगे तो उसका इस पूरे कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ये बतौर दर्शक आपकी जिम्मेदारी है कि भविष्य में बदले हुए फैक्ट्स को आप क्रॉस चेक करें। आइए हमारे साथ इस पूरे कन्वर्सेशन को एंजॉय करिए। त्रिपाठी जी, भरत तिवारी, एनकाउंटर या हत्या? हत्या। कहां से शुरू होती है भरत तिवारी की कहानी? इस देश में तमाम कहानियां फ्लोट कर रही हैं, बहुत से लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कई राजनीतिक महकमे के लोग कह रहे हैं कि पिस्टल तो भाई पाकिस्तान से आई थी, भरत तिवारी कोई कहता है मानसिक रूप से सही नहीं थे। अलग अलग कहानियां हैं भरत तिवारी की। वास्तविकता क्या है? चूंकि आप उसी गांव से हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं और आपने इस चीज को लीड किया है। जरा एक बार हमारे दर्शकों को पूरी कहानी शुरुआत से बताइए। देखिए, कहानी तो 1 साल पहले से शुरू होती है, जब जवैनिया के लोग बाढ़ में उनका घर गंगा के कटाव में जाने लगता है। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। हम वहाँ से नहीं करते हैं, हम इस कहानी को जो एक घटनाएं शुरू हुई हैं उससे पहले शुरू करते हैं।
17 तारीख की घटना है साहब, 14 तारीख से कहानी शुरू हुई है। वो 14 तारीख की सुबह थी जिस समय जवैनिया विस्थापित लोग जो हमारे गांव में बिलौटी में बसाए गए हैं, उनके परिवार के सदस्य महिलाएं भरत के घर पे सुबह सुबह पहुंचती हैं। उनकी मुलाकात भरत के माताजी से होती है। वो महिलाएं कहती हैं कि माताजी, भरत जी से हम लोगों को मिलना है। आमतौर पे आप जानते हैं कि जिस घर का बच्चा, वो भी जुआ बच्चा जो बीएससी किया हुआ हो, परिवार को काफ़ी कुछ उम्मीदें होती है कि हमारे वो भी मिडिल क्लास का बच्चा, ये बच्चा मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा, कहीं नौकरी लग जाएगी। इस तरह की बातें हर परिवार में होती है। उसके मदर फादर भी उससे चिढ़े रहते थे, और चिढ़ने का मूल कारण था, मैं आपको बताऊं आदित्य जी, कि इसके चिढ़ने का मूल कारण यही था, उसका समाज के प्रति योगदान। कोई भी मदर फादर दूसरे के घर में भगत सिंह को देखना चाहते हैं, अपने घर में कोई नहीं चाहता साहब, यही बात है। तो जो 14 तारीख को वो आते हैं लोग, तो उनकी माता थोड़ी सी चिढ़ी ही रहती है, लेकिन उसके बाद भी भरत को जगाती हैं। भरत सोए रहता है उस समय, और कहती है कि देखो तुम्हारे कुछ लोग आए हैं, तो रोज तुम्हारे आते हैं, जाके देखो क्या मामला है। ये लोग सुबह सुबह भी नहीं मानते, आ जाते हैं। वो अगला उठता है, जाता है, मिलता है उन लोगों से। वो लोग बताते हैं कि भरत बबुआ, जौन कलवा गौड़ल हा, ओकरा में गंदा पानी आवता। हमारी भोजपुरी भाषा में लोग बताते हैं कि जो चापाकल गड़ा था उसमें पानी गंदा आ रहा है, हम लोग कैसे खाना बनाएंगे? अभी हमारे पूरे परिवारों में खाना नहीं बना है, एक ही वही चापाकल है और उसका भी पानी गंदा आ रहा है साहब, हम कैसे कर पाएंगे? तो कहता है कि अच्छा चाची तू चलो, हम 5 मिनट में तैयार होके 10 मिनट में हम ऊजा पहुंचतन। ऐसा बोल के वो कहता है कि आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। वो 10 मिनट के बाद वहां जाता है, सारी स्थिति देखता है, और पहला वीडियो कॉल वो एसडीओ जगदीशपुर को करता है। एसडीओ जगदीशपुर उसके बारे में पहले से परिचित होते हैं, कई बार उसका एक बार थप्पड़ भी चला चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काम करना, निचले तबके के लोगों के लिए जो निचले पायदान पे खड़े हैं, उनके लिए काम करना नहीं बंद करता है। वो वीडियो कॉल करता है और दिखाता है और कहता है कि साहब क्या आपके बच्चे इस पानी को पिएंगे? किसी भी अधिकारी या आपके नेतागण लोग, जब ये लोग विस्थापित हो रहे थे उस समय सारे लोग जाकर फोटो खिंचा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज उनके पास सामान्य सा भी जो मानव के लिए आवश्यकता है पानी, उसकी भी व्यवस्था बढ़िया से नहीं आप लोग कर पा रहे हैं। अब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या किसी नेता या अधिकारी का परिवार एक दिन के लिए आके यहाँ पे इनके साथ रात गुजार सकता है? इतना कहते ही एसडीओ साहब का फोन कट हो जाता है। वैसे ही जैसे अधिकारियों का रवैया होता है, आप क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं भाई? फोन कट जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं तत्काल मैकेनिक बुला देता हूं और मिस्त्री से इसको ठीक करा देता हूं, या फिर कोई पानी की व्यवस्था आप लोग तत्काल कीजिए। मैं यहाँ से एसडीओ जगदीशपुर के पास जा रहा हूँ, और फोन कट कर दिया तो ऑफिस में तो बैठे होंगे ना, मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। वो साहब वहां से घर आता है और घर आने के बाद फिर जगदीशपुर के लिए निकलता है। जगदीशपुर जाने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। एसडीओ साहब के गार्ड उसको बंधक बनाते हैं, उसकी मार पिटाई करते हैं, और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो सूत्र बता रहे हैं वो सारी चीजें मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं इस तरह से होता है। वो बच्चा घर को आता है और घर आते ही साहब उसकी माँ ने उसको एक सोने का लॉकेट दिया था जिसपे हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। हमारे यहाँ देसी भाषा में उसको महबीरी कहते हैं। जी जी जी। उस महबीरी को बेचता है और बेच के एक देसी कट्टा खरीदता है। अब सबसे बड़ी बात आदित्य जी मैं आपको बताऊं कि देसी कट्टा ऐसे कैसे उपलब्ध है साहब? बड़ा सवाल है। एक बच्चा, एक आम बच्चा जो जानता नहीं हथियारों के बारे में, ना उसके बारे में वो ट्रेंड है, वो आम रूप से सब्जी खरीदने की तरह बिहार में हथियार उपलब्ध है, इस सरकार में हथियार उपलब्ध है, सरकार नहीं देख पा रही है, और हथियार खरीदता है, घर लेके आता है। ये तो सबसे पहले सरकार पे सवालिया निशान है। बड़ा सवाल है कि कहां से ऐसे हथियार मिल जाते हैं जो बच्चे आम रूप से खरीद लेते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल। और उसके बाद एक बच्चा खरीद के लाता है, आपके सीआईडी को पता तक नहीं कि एक बच्चा हथियार खरीद लिया है। उस दिन शाम को वो एसडीओ साहब के खिलाफ पहला वीडियो बनाता है, अच्छा, जिसमें ये आरोप लगाता है, अलग अलग आरोप जो उसके आरोप हैं जवैनिया बाढ़ पीड़ितों से संबंधित, ये सारे लोग 1400 करोड़ के घोटाले में सम्मिलित हैं, उन सारे के लोगों की वीडियो मेरे पास है। और ये सारे लोग अब हमको दबाना चाह रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं, हमको रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं डरने हटने वाले में से नहीं हूँ। अब मैंने हथियार ले लिया है, अब लोग आए, मैं देखूंगा। जब मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी कलम के द्वारा मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगा, तो मैं हथियार के द्वारा अपनी आवाज सुनाऊंगा। ये पहला वीडियो होता है। उस पहले वीडियो में वो कहता है, अगले दिन जैसा कि पब्लिक डोमेन में है, ये भी चीजें पब्लिक डोमेन में है जो उसका जी ये सारी चीजें। अगले दिन आप लोगों ने देखा होगा पुलिस के द्वारा, जो पुलिस वो चारपाई पे बैठा होता है, पुलिस चारों तरफ आती है, वो हथियार लेकर पुलिस को दिखाता है। तो पुलिस के आने का कारण उस दिन था कि एसडीओ साहब केस कर चुके थे, रात में ही एसडीओ साहब के बयान पे केस होता है, उसके वीडियो वाले बयान पे। जबकि होता यही है कि दिन में उन पे केस होना चाहिए। उन्होंने, उनकी ड्यूटी क्या है साहब, उनकी तो यही ड्यूटी है ना कि जो जनता जाए उसकी समस्याओं का समाधान करे, ना कि उनको पीटने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका केस होता है, बाकी चीजें आप वीडियो में देख ही रहे हैं क्या कुछ होता है। पुलिस उस दिन उसको छोड़ के चली जाती है। जब कोई आदमी हथियार लिए हुए है साहब, तो आपकी क्या ड्यूटी है? आप गिरफ्तार करिएगा, आप उसको गिरफ्तार करिएगा ना, कि छोड़ के चले जाइएगा। तो पूरी प्लानिंग थी, इस तरह से उसको क्या कहते हैं, उकसाया गया, उकसा के पूरे दिन छोड़ दिया गया। और कोई पुलिस, आप अगले दिन देखते हैं पुलिस सुबह सुबह उसके घर के दरवाजे को बंद कर देती है, ये भी वीडियो पब्लिक डोमेन में है। वो छत पर से जाकर फायरिंग करता है और कहता है कि मेरा गेट क्यों बंद किया हो भाई, पहले उसकी समस्याओं को सुनो। वो तो तुम सुनते नहीं, वो तो पैसा खा के बैठ गए और मेरी बात के पीछे तुम पड़े हो। मैं तो हथियार फेंकने के लिए तैयार हूँ, वो सारी चीजें तुम कर दो। मैं तो किसी को मारने के लिए हथियार उठाया नहीं हूँ, किसी को मारा नहीं, मैं तो केवल इसलिए हथियार लिया हूं कि आप उनकी काम करो, और मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा हूं। वो सारी बातें वीडियो के माध्यम से हैं। ये पब्लिक डोमेन में है। जी, बिल्कुल। उस दिन चले जाते हैं, अगले दिन की बात है। उसके बाद 9-1 बजे करीब ब्लॉक से कोई कर्मचारी आता है। ये रात की बात है? नहीं, सुबह की। रात वाली तो दिन वाली 17 जून को आ चुके हैं। हम 17 जून को एनकाउंटर वाला दिन, एनकाउंटर वाले दिन की 14 से 17 की मैं आपकी बात बताऊं, जो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। 17 तारीख के दिन ब्लॉक का कोई स्टाफ आता है और उसको अपने मोबाइल पे, देखिए कितनी कलाकारियां हो रही है, कैसे कैसे प्लानिंग है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। किस तरह की प्लानिंग कितने बड़े स्तर पे हुई। ब्लॉक का स्टाफ आता है और अपने मोबाइल पे एसडीओ साहब से उनकी बात कराता है। एसडीओ साहब कहते हैं कि देखो भरत, जो हुआ सो हुआ, तुम हथियार फेंक दो और तुम वहां आओ, जिसके लिए तुम आवाज उठा रहे हो उस जगह पे आओ और बताओ क्या क्या काम करना है। हम लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे अधिकारी वहां गए हैं, तुम भी वहां पहुंच जाओ और जो जो चीजें हैं तुम बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। सारी और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो भरत तिवारी के घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। नहीं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो लगभग वहां 10-15 मिनट जाने में लग जाएगा। हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी है उसके घर के पीछे। जी। तो लोग जाते हैं, भरत जाता है बाइक से, भरत वहां बाइक से पहुंचता है। और देखिए, आप वीडियो में भी देखेंगे, वहां के प्रत्यक्षदर्शी भी बताएंगे तो पुलिस से भागता नहीं है। अपराधी आप देखे होंगे, जो भी अपराध कर्मी हैं, पुलिस जाती है, पुलिस के हथियार देखने के बाद आपको एक भी केस पूरे भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा कि पुलिस खड़ी है और सामने से अपराध कर्मी आ रहा है। पुलिस को देख के अपराध कर्मी भागता है ना साहब, वो तो अपराध कर्मी था नहीं, वो तो एक एक्टिविस्ट था, आंदोलनकारी था, बिल्कुल क्रांतिकारी था, अपनी बातों को रखता था, जनता के लिए लड़ता था। तो उसके जाने के बाद पुलिस रहती है, पुलिस का पहले से घेरा बंधा हुआ था और उसको बुलाया गया था पूरी प्लानिंग के तहत। पुलिस वहां आती है, पुलिस वहां रहती है, पुलिस कहती है, सारी चीज वीडियो में है। वो कहता है कि आप एसपी साहब, डीएम साहब को बुलाइए। पुलिस कहती है कि नहीं, डीएम साहब है नहीं, मीटिंग में है। तो कहता है एसपी साहब को बुलाइए। एसपी साहब को भी बताया जाता है कि मीटिंग में है। तो वो कहता है कि डीएसपी साहब कहाँ है? डीएसपी साहब वहीं मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहीं हूं, अब बताओ, मैं तुम्हारी सारे मांगे सुनूंगा। अब सबसे बड़ी बात साहब, एक पुलिस के घेराबंदी में एसडीओ साहब की वहां क्या आवश्यकता है?
बड़ा सवाल है। एसडीओ साहब भी वहां रहते हैं और वो भी ये कहते हैं, वहां के जैसे लोग बता रहे हैं वो भी वहां रहते हैं, कहते सुने जाते हैं कि आपकी सारी मांगे सुनी जाएंगी। ये सवाल नंबर 1 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप देखे होंगे आगे वो कहता है कि अगर आप मेरी मांगे पूरी कर रहे हैं तो ठीक है। ये सब फेसबुक लाइव के दौरान हो रहा है। मैं कोई भी अलग से कोई बातें नहीं कह रहा हूं, जो उपलब्ध है मैं वही बात कहता हूं। लेकिन वो एक बात और कहता है लास्ट में कि अगर मेरे साथ अगर धोखा होगा, मेरे साथ अगर धोखा होता है तो मेरे गांव वाले इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। और उसके साथ धोखा हुआ, और उसके साथ धोखा होता है साहब, और पूरे गांव वाले आप देख रहे हैं आज क्या स्थिति है, कैसे लोग लगे पड़े, कैसे अपनी गलतियों को मान रहे हैं। मैं उसको समझ नहीं पाया, मैं उसको जान नहीं पाया। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं ना। आज पूरे गांव को देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल। पूरे गांव एक पैर पे खड़ा है ना। सबको लग रहा है ना कि बच्चा सबके लिए लड़ता। सबसे बड़ी बात साहब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में कई लोग कई तरह का रंग देने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप देख भी रहे होंगे, कोई ब्राह्मण बता रहा है तो कोई उसको फॉरवर्ड बता रहा है, कोई कुछ। लेकिन मैं आपको साफ बताऊं कि आप देखेंगे जितने भी विस्थापित हैं उसमें एक भी जनेऊधारी नहीं है। और खुद भरत तिवारी का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि मैं भले जन्म से तिवारी हो सकता हूं लेकिन मैं सबको अपना परिवार मानता हूं। जी, उसका तो वीडियो उपलब्ध है। बिल्कुल। उसके बारे में तो सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वो कहता है कि मैं जाति से जनरल हूं, लेकिन ओबीसी भी और एससी एसटी भी ये सब मेरे परिवार हैं। तुम ये ना जान जाओ कि मैं जनरल से हूं तो केवल जनरल ही मेरा परिवार है, ये सारे मेरे भाई हैं। और उसके कार्यों में ये सारी चीजें दिखती थी साहब, वो उनके लिए काम करता है। आप देखे होंगे पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। लोग कह रहे हैं कि मेरा भगवान था, मेरा मसीहा था, हमारा मसीहा हमसे छीन लिया गया। मैं उसी गांव का रहने वाला, मैं आज तक उसको नहीं जान पाया। बड़ी बात है साहब। वो छोटे छोटे काम करता था, कभी दिखाने के लिए नहीं करता था। किसी को दूध की आवश्यकता है, किसी का बच्चे के दवाई के बिना इलाज रुका हुआ है, तो किसी के घर में मोबाइल रिचार्ज नहीं है, कहीं सरसों तेल 10 रुपए में ही आ जाना है। उसके फादर साहब पुलिस से रिटायर्ड आदमी है, वो भी ड्राइवर हवलदार से। आप जानते हैं कितना इन लोगों को मिलता होगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद भी अपने मदर से धीरे धीरे करके उसके मरने तक हम लोगों को पता लगा 7 लाख रुपया से ज्यादा वो खर्च कर चुका है। अरे बाप रे, जो उसके पिताजी के 1 साल के इनकम से बहुत ज्यादा है। आप सोचो कितना बड़ा दिल रखता होगा। क्यों उसके परिवार उससे कूड़ रहा था। और उसके बाद भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कई लोग महापंचायत करने का क्या क्या सोच रहे हैं साहब। जो काम आपको करना चाहिए, जिसके नेता आप बनते हो, जिस पिछले पायदान के आदमियों के बल पे जिनके उनका नाम ले लेके आप मोटी मोटी मलाइया खाते हैं, दिल्ली में बैठ के और BMW गाड़ियों में घूमते हो, उसके लिए वो एक दूसरा आदमी लड़ रहा था। आप उसको मदद कहां तक करोगे, उसको न्याय के लिए कहां तक आवाज उठाओगे। आप तो पूरे के पूरे उसके चरित्र को ही रंगने के चक्कर में पड़े हैं। सोचिए कितना दुख होता होगा उसके परिवार वालों को। और बहुत लोग मैंने एक चीज देखा कि एक मीडिया नैरेटिव सेट करने का पूरा खेल चल रहा है। जो लोग भी वेब सीरीज देखते हैं वो लोग समझते होंगे, आप आर्टिकल 370 से रिलेटेड या फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से रिलेटेड जितनी वेब सीरीज पब्लिक डोमेन में है, आप मैं नाम नहीं ले सकता हूं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आप जब उसको जाके देखेंगे तो वहां पे एक नैरेटिव वॉरफेयर नाम का शब्द आता है। आप रियलिटी में क्या चल रहा है वो एक अलग चीज है, और क्या आपको दिखाया जाएगा वो एक अलग चीज है। और दिखाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीके से दिखाया जाना, दूसरा गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे फैलाया जाना। मैंने पहले दिन एक वीडियो बना करके ये कहा था कि जब मैं बिलौटी गांव पहुंचा तो वहां पे बहुत से लोग पैसा ले लेके खड़े थे कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक देने को तैयार थे केवल 1 मिनट की एक बाइट के लिए कि आदित्य जी 1 मिनट का 1.5 लाख रुपए ले लीजिए और एक बयान दे दीजिए भरत तिवारी के खिलाफ कि आपने लोगों से बात की है, ऐसा ऐसा लोगों ने कहा। मैं वहां गया, जब विस्थापितों के पास गया तो वहां भी मुझे कई विस्थापितों ने कहा, और मैंने अपने आंखों से लोगों को देखा है उन विस्थापितों को 25,000, 50,000 का ऑफर देते हुए, और वो लोग कह रहे थे कि आप भरत तिवारी के खिलाफ बयान दीजिए। और उसके बाद भी कोई दलित व्यक्ति भरत तिवारी के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं हुआ। आप समझिए ये नैरेटिव वॉरफेयर कहां से चला। जब इन लोगों को लगा कि दूसरे साइड से
कि भरत तिवारी को नैरेटिव वॉरफेयर में भी नहीं हराया जा सकता उनकी मृत्यु के बाद, तो ये लोग एक नए तरीके से गेम खेलना शुरू किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रावण आता है तो रावण के भेष में नहीं आता, साधु बन के आता है। कभी कोई जातिगत रंग दिया, तिवारी बोल के विरोध किया तो विरोध नहीं चला, तो बहुत से लोगों ने तय किया कि चलो तिवारी बोल के समर्थन करना इसका शुरू कर देते हैं, इसको केवल ब्राह्मण के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने पहले ही दिन से कहा कि भरत तिवारी सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, वो जन्म के आधार पे ब्राह्मण हो सकते हैं, परंतु कर्म के आधार पे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तमाम तरीके के समाज के अलग अलग पायदान के लोग हों, उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और भारत में जब भी किसी व्यक्ति को छोटा करके दिखाना होता है, आप केवल उसकी जाति का नाम ले लीजिएगा तो वो 3 से 5% में सिमट के रह जाता है। और आप भी सुन रहे होंगे, महापंचायत ने निर्णय किया आपको संयोजक बनाने का, महापंचायत के ही निर्णय से सर्वसहमति से मुझे प्रवक्ता बनाया गया। उसके बाद महापंचायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, आप भी उसमें मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापंचायत ने यह निर्णय लिया जिसके उप संयोजक स्वयं उनके पिताजी हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 17 तारीख के दिन हम जंतर मंतर में जाएंगे, श्रद्धांजलि सभा करेंगे सरकार की अनुमति से, क्योंकि हम लोग कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। कानून तोड़ना होता तो हम बिलौटी में तोड़ सकते थे, संख्या बल का हम लोगों के पास कोई कमी नहीं था। 17 को घोषणा की गई। फिर एक खबर मीडिया में चलती है कि तमाम तरीके के दल हैं जो जातिगत तौर पे जातिगत रंग देने के लिए कि हम 12 तारीख को कराएंगे। आपने भी सुना होगा वो न्यूज, आपने सुना वो न्यूज जिसमें वो कहा गया कि हम 12 तारीख के दिन करने वाले हैं। देखिए, ये तो पहले दिन से ही प्लान है। जैसे ही भरत को आम जन में समर्थन मिलना शुरू हुआ, आम जन ने उसे अपना हीरो मानना शुरू कर दिया, लोगों ने शहीद कहना शुरू कर दिया, उसी दिन लोगों को दर्द होना शुरू हो गया। ये जो भी आपको दिख रहा है कि लोग साथ दिखा के और पूरे मामले को खत्म कर देना चाहते हैं, लिपापोती करना चाहते हैं। देखिए, पहली घटना नहीं है एनकाउंटर, भारत में बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। ये एनकाउंटर ही क्यों इस पे लोग जगे, इसका सबसे बड़ा कारण उसका लाइव होना, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आप देखते हैं। जब वो हथियार फेंकता है, मैं आपको बताऊं, वो बात को मैं नहीं बता पाया, मैं इसको लंबा करता हूं फिर आपको बताता हूं। आप देखे होंगे कि जैसे ही वो हथियार फेंकता है, आप वीडियो में देखेंगे कि एक सिपाही दौड़ के उस हथियार को उठा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग उठा चुका है, उस हाथ में रुमाल है, उठा चुका है। वहां तक वीडियो है कि वो हथियार उठा लिया है। हथियार उठाने के बाद जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, एक आदमी हमारे गांव का ऐसा भी है जो पुलिस के द्वारा भगाने पे भी नहीं भागा, वहीं झाड़ियों में छुप गया और पूरे कांड को उनसे 10 फीट की दूरी पे 15-12 फीट की दूरी पे सारे कांड को लाइव देखते रहा और पुलिस को पता नहीं लगा, क्योंकि वहां झाड़ियां हैं। आप देखिए होंगे, गए होंगे वहां, तो उन झाड़ियों के बीच रह के उसने सारी बात हमको बताई कि जैसे ही डीएसपी साहब उसके कंधे पे जैसे ही वो हथियार फेंकता है, डीएसपी साहब आते हैं दौड़ के और उसको कंधे पे हाथ रख के, डीएसपी शर्मा, राजेश शर्मा वो आते हैं, उसके कंधे पे हाथ पकड़ के। इस बात को श्रीकांत प्रत्युष जी के भी बातों में, जो सिटी लाइव के एडिटर हैं, उनके भी स्टिंग में भी आप देखेंगे और बीच में उनका जो आया था उसमें भी है सारी चीजें कि डीएसपी साहब इसी बात को आगे, शायद उससे मिलने के बाद ही इस बात को आगे बढ़ाए हो। जो लोग भी वहां पे पहुंचे हैं वो उस व्यक्ति को भी जानते हैं और इस बात को भी जानते हैं। एग्जैक्टली। तो डीएसपी साहब उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और आगे ले जाते हैं। एट ए टाइम उसके 30 सेकंड के बाद जैसे ही डीएसपी साहब हाथ रख के ले जाते हैं, उसी समय पीछे से एसटीएफ के 3 या 4 मोटरसाइकिल पर लोग आते हैं जो एसटीएफ के जवान होते हैं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। और जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल लगती है, उससे पहले ये हथियार फेंक दिया होता है और डीएसपी साहब अपने साथ ले जा रहे होते हैं और एसटीएफ वाले दौड़ के जाते हैं मोटरसाइकिल छोड़ के, और तब तक पुलिस एक घेरा बनाती है। वहां तो पब्लिक है, मारपीट के भगाया जा रहा है लोगों को, दौड़ रहे हैं पुलिस वाले खेदने के लिए, लेकिन भागने के बाद भी लोग पीछे घूम घूम के देख रहे हैं। कई सारे वीडियो में आप बताए देखे होंगे कि लोग बता रहे हैं वहां के कि मैं इतने दूरी पे था, मैं इतने दूरी पे था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। तो वहां एक गोल घेरा बनता है और उस गोल घेरे में के बाद 3 गोलियों की आवाज सुनी जाती है। ठीक है साहब, सबने सुनी है। ये सारे गवाहों से आपने सुना होगा, जो देखा, कोई नजदीक था वो भी, जो दूर था वो भी। केवल 3 गोलियां, बीच में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, इसके द्वारा भी 1-2 गोली चलाई गई है। जो इसके द्वारा गोली चलाई गई है, सारे पब्लिक बता रही है कि उसका गन का जो हिसाब था वो आकाश की तरफ था।
बिल्कुल बिल्कुल। इसने जो दो गोलियां ये तो चलाई, लाइव में ही 2 गोली चलाया था। हाँ दोनों गोलियों को आप देखेंगे तो ऊपर हवा में चलाई और गई। ये बोलता है कि वो जब सामने वाले बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, तुम्हारी मांगे मान लेंगे, तो ये बोला कि जब मांग मान लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो सेंटेंस आप बोल रहे थे कि मेरे साथ अगर छल किया जाएगा तो बाद में छल ही होगा, आपके साथ गांव तैयार हो जाएगा, वहीं पे ये कहता है ठीक है हम करते हैं, और फायर करता है और फिर बंदूक ऐसे फेंक देता है। उसको कहीं ना कहीं ये भी संदेह दिमाग में रहता है, कहीं लोग मेरी ही गोली से मेरी हत्या ना कर दे, मेरे ही हथियार से ना हत्या कर दे और कह दे कि आत्महत्या कर लिया। इसलिए वो आखिरी गोली चलाता है। वो आखिरी गोली चलाता है। आपने एक बात और नोट किया होगा, श्रीकांत प्रत्युष जी के स्टिंग में जो शाहपुर थाने में वो करते हैं, उसमें जो क्या कहते हैं मालाकार एसएचओ, तत्कालीन एसएचओ। एक बात और आपको बताऊं साहब, अब पुलिस में कितना मतांतर है इन सारी चीजों में मैं आऊंगा। पहला तो यही मतांतर है, एक दिन पहले जो साहब हैं मालाकार जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा चुका है। दूसरे दिन वही साहब इस पूरे मामले को लीड करते हैं। सस्पेंड हुआ है एक अफसर, एक दिन पहले जो सस्पेंड हो चुका है, मौकाए वारदात पे मौजूद है, अगले दिन मौकाए वारदात पे मौजूद ही नहीं है, पूरे मामले को लीड कर रहा है। आप उसकी एक वीडियो देखें, एनकाउंटर जो तथाकथित एनकाउंटर वो लोग कह रहे हैं, उसके बाद आप एक वीडियो देखेंगे जिस वीडियो में हॉस्पिटल के आगे वो यहां कमर में पिस्टल लगा के उन साहब की एक वीडियो आती है। अच्छा बताइए, एक दिन पहले सस्पेंड हुए साहब वहां क्या कर रहे थे पिस्टल लेके? बड़ा सवाल है। बिहार सरकार, गृह विभाग सब सवालों के घेरे में है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, दूसरा सवाल है। दूसरी बात जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं मैं आपको बताऊं साहब, गोली लगने के बाद ये शाहपुर हॉस्पिटल में कौन सा नया हॉस्पिटल, शाहपुर थाने में कौन सा नया हॉस्पिटल खुल गया साहब? बिल्कुल, हॉस्पिटल गोली लगने के बाद ये शाहपुर थाने में कौन सा नया हॉस्पिटल खुल गया कि उसको गोली लगने के बाद शाहपुर थाना ले जाना पड़ा और वहां आधे घंटे तक इलाज होते रहा, उसके बाद उसको रेफरल अस्पताल शाहपुर को ले गया। दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको बताऊं साहब, कभी भी इस तरह का कोई एनकाउंटर होता है, उसके लिए पुलिस पहले वहां के 1-2 किलोमीटर के एरिया में जो हॉस्पिटल होता है उसकी तैयारी करती है। हो सकता है बेड खाली होते हैं, स्पेशल डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन रूम बनाया जाता है। इसमें पुलिस के जवान को भी गोली लग सकती है, एनकाउंटर हो, आम पब्लिक को भी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी जान रक्षा करनी है ना। ये लोग तो सैकड़ों की संख्या में गए थे, सैकड़ों गोली लग सकती थी। इस बात की संभावना तो मान के तो चला ही जाना चाहिए था। तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल तैयार था तो फिर आरा क्यों जाना पड़ा? अगर आरा में हॉस्पिटल तैयार था तो फिर थाने और शाहपुर क्यों जाना पड़ा? और फिर पीएमसीएच क्यों जाना पड़ा? मेरे सवाल जो आम सवाल हैं, ठीक है साहब। मैं और पीछे जाऊं, एक यहाँ पे मैं और बात ऐड कर देता हूँ जी। जो डॉक्टर का वीडियो भी अवेलेबल है, वो कहते हैं 4 गोलियां लगी हैं जी। उसमें एक और बात वो रिपीट करते हैं कि एक गोली एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में लगी है। अब कोई भी बुद्धिमान आदमी मुझे ये बता दे, सामने से, पीछे से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर क्रॉस फायर चल रहा हो तो क्या एब्डोमेन के निचले हिस्से में गोली कैसे लग सकती है? वही नीचे गिरा के मारा गया सीधे तौर पे, एब्डोमेन के सामने से गोली लग और मैं ये भी आपको बताऊं कि जहां 3 गोली मारी गई है वहां नहीं मारा गया है। चौथी 5वीं गोली पुलिस के गाड़ी में मारी गई है, उसको शाहपुर ले जाते हैं क्रम में। मैं आपको बताऊं कि जब 3 गोली लगी थी तो भारत माता की जय बोल रहा था। जी हाँ, वहां के लोग हैं, उनसे पूछें आप, बात करें तो उन्होंने बताया कि भारत माता की जय कह रहा था वो, और वो कह रहा था कि आप चिंता ना करो, मैं जल्दी आऊंगा। ये उसका कहना कि मैं जल्दी आऊंगा बड़ा अखड़ा होगा लोगों को। बिल्कुल, ईगो पे लेके पुलिस वालों। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बातें फिर बताए किसने कौन गोली मारी थी। मैंने एक और बात सुनी थी जी, और इंस्टाग्राम के एक रील में एक व्यक्ति वो बात बोल रहे थे और मैंने भी अपने वीडियो में उस बात को रिपीट किया था। संभवतः ये हो सकता है क्योंकि मैंने उनकी बहन का भी एक वीडियो सुना था कि अंडकोश में भी एक गोली लगी थी, और एक मोनू सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनके फोन में वो फोटो भी था, तो वो भी उन्होंने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को भी वो दिखाया है। मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि ये सच हो सकता है। 3 गोलियां लगने के बाद वो भारत माता की जय बोल रहे थे। किसी भी पुलिसकर्मी को जो बात ईगो पे लग गई होगी वो यही थी। और वो मरने से पहले एक बात ये भी कह रहे थे अपने लाइव में कि क्रांतिकारियों के शान मरने और मारने में है, सीने पे गोली खाने में है या फांसी पर लटक जाने में है। जब वो बैठे होंगे उस गाड़ी में, जब उनको गाड़ी पे लोड किया गया, आपकी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, वो इतना ही नहीं कहता था, आप उसके पोस्ट पे पीछे जाएं तो ये भी कहता था कि ये अधिकारी भी
जो है ना, वो मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे देश के हैं, मैं इनके ऊपर कैसे हथियार चलाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे देशवासी हैं, मैं अपने देशवासियों को कैसे मार सकता हूं। निश्चित, अगर ये बाहर के होते, ये विदेशी होते, आतंकवादी होते, तब मैं बताता। बिल्कुल। सोचो, इतना छोटा सा बच्चा इस क्या तरीके क्या की सोच बुद्धि रहा था रखता साहब, बिल्कुल उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, और वही और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वो बात व्यक्ति रिपीट करते हैं कि जी। जब वो गाड़ी पे बैठा होगा जी, तो उसने सेम बात कही होगी कि भाई अगर तुमको मारना था तो सीने पे गोली मार देते, हम भी शहीद हो जाते। वो बार बार कह रहा है इस बात को कि आपको गोली मारना है तो मेरे सीने पे मारो। और वही बात जब उसने कही होगी तो उसने कहा होगा कि अगर तुम मर्द होते तो मुझे मारते, और सामने वाले ने मर्दानगी की बात को ईगो पे लेकर के उनके अंडकोश में गोली मारी। अब तो देखिए साहब, ये संभावनाएं हैं। ये तो वहां क्या क्या बात हुई, मैं तो यहाँ नहीं था, ये हम लोग कह नहीं सकते। मैं फैक्ट की बात करूं तो इनके छोटे लोग हैं, मैं बड़े लोगों की बात करूंगा। जी जी बिल्कुल। आप देखे होंगे जो पहला वीडियो जो उसका वायरल होता है, जिसमें पुलिस वाले हैं जो अपने चारपाई पे उलोटा है, पुलिस वाले लोग हैं जिनको हथियार के बल पे धमका रहा है। ये 17 तारीख को ही एक सभा होती है काराकाट के आसपास, बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी की। जी। उस सभा में मुख्यमंत्री जी अपने सभा स्टेज से कहते हैं कि आज मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें मैं देखा कि एक आदमी हमारी पुलिस को इस तरह से हड़का रहा है, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पे डीजीपी साहब ने हमको बताया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसको पकड़ लिया गया है और उसे पकड़ के मानसिक आरोग्यशाला में भेज दिया गया। ये परिवार के मुख्यमंत्री जी जो बिहार पुलिस के भी मुखिया हैं, गृह मंत्री भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। स्टेज से कहते हैं बात, पब्लिक डोमेन में ही बातें हैं, अभी तक खत्म नहीं हुई होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, कि उसको पकड़ लिया गया है और उसे मानसिक आरोग्यशाला में भेज दिया गया। 17 तारीख के शाम को ही एक वीडियो बनाता है और कहता है कि कैसा मुख्यमंत्री है भाई। 16 की शाम को, आप 16 की बात, 16 की शाम को, जी जी 16 की शाम को, जिस दिन पहले दिन पुलिस आई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 16 के शाम को ही वो वीडियो बनाता है, कहता है कैसा भाई मुख्यमंत्री है बिहार का, उसको पता नहीं। वो कहता है कि मुझे पागल खाने में डाल दिया गया है। अरे मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो भाई, मैं अपने घर के छत पर। मानसिक रूप से स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ था साहब, पूर्ण स्वस्थ था। तो फिर पागल क्यों कहा? आप देखे होंगे, आप उसके फेसबुक अकाउंट पे जाएं तो आप देखे होंगे कितने अफसरों से आप मिलते हुए फूल गुलदस्ता क्या क्या चीज, ये बातें शूट करने के लिए उसके हथियार की तरफ। तो फिर पागल था तो हत्या क्यों की गई, इनकाउंटर क्यों? मैं वही बात बता रहा हूं साहब आपको, दो चीजें आप मिलाइएगा, मैं उसी बात को क्लियर कर देता हूं। मैं तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहता, मैं तो वही बात कहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपने एंगल से जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं। जी जी जी। अगर मैं गलत हूं तो जो भी देखने वाले हैं आप हैं, उसको करेक्ट करेंगे, तय करेंगे कि मैं कहां तक झूठ हूं या कहां तक सही हूं। तो कहते हैं साहब ठीक है, वो कहता है, वीडियो बना के मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें वीडियो में वो कहता है, वीडियो उपलब्ध भी है। अगले दिन जिस दिन यह घटना है उसकी हत्या करीब 10 बजे के आसपास हो चुकी होती है। अब देखिए 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी की सभा है, हत्या के बाद 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी की सभा रहती है। वो पटना आसपास फुलवारी में कहीं सभा होती है। उसी बात को मुख्यमंत्री जी दोबारा रिपीट करते हैं उस सभा में। ये सारी बातें हमारे नॉलेज में आई, हमने डीजीपी साहब से बात की, डीजीपी साहब ने बताया, उसे पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला में भेज दिया गया है। ठीक है, तब तक उसकी हत्या हो चुकी होती है। तो अब ये बात बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री को, जो पुलिस के भी मुखिया हैं, गृह मंत्री भी हैं, या तो पुलिस उनको सच्ची बात नहीं बता रही क्योंकि वो स्टेज से कह रहे हैं। वो सारी बातें कहीं सेपरेटली बात होती तो बात समझ में आती है, पूरे स्टेज से कहते हैं, पब्लिक डोमेन में कहते हैं। जब मुख्यमंत्री के भाषण को तैयार करने वाले लोग प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं। जी जी जी। तो वो या तो उन्होंने गलत बताई जी, या तो मुख्यमंत्री ने गलत बोली। दोनों में से एक बात तो साहब सही होगी, दोनों में से एक बात तो पक्की सही है। बिल्कुल बिल्कुल। या तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास में नहीं लिया गया, उन्हें सारी बातें सच सच नहीं बताई गई, या मुख्यमंत्री जी सारी बातें सच जानते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों में से एक बात तो सत्य होगी साहब, निश्चित तौर पर। ये तो क्लियर हो गया ना कि दोनों में से एक बात जो है डिफिनिट रूप से क्लियर होगी। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों एक साथ कैसे सही नहीं हो सकती, दोनों एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बातें हैं।
जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि हम न्याय चाहते हैं, न्याय के लिए हम गठन कर रहे हैं एक न्याय आयोग का। जी। न्याय आयोग गठित होता है, समाज कह रहा है, परिवार कह रहा है कि लीपापोती के लिए न्याय आयोग का गठन हुआ। रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा जी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। वो वहां पहुंचते भी हैं, परिवार से बात भी करते हैं, फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर मैं इसी पे एक सवाल खड़ा कर दूं, एसपी राज क्यों पहुंचे वहां? मैं इसी पे एक सवाल खड़ा दूं, उस पे एसपी राज पे आगे चलेंगे। जी जी। मैं विनोद सिन्हा साहब की ही बात करूं। विनोद सिन्हा साहब बिहार के किसी पद पे हैं, बिहार सरकार के, शायद न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या है मुझे पता नहीं। जी जी। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी पद पे हैं, अधिकारी हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं कि किसी दूसरे पद पे जाने के लिए पहले पद को छोड़ना पड़ता है। जी जी जी। तो जहां तक मैं जानता हूं कि जिस दिन ये आयोग की घोषणा की गई उस दिन तक तो या अगले दिन तक उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। जी जी। और एक पद पे बने हुए दूसरे दिन वहां तक भी पहुंच जाते हैं। और इस बात को और थोड़ा सा मैं लंबा करता हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर विनोद सिन्हा, विनोद शर्मा या पांडे होते तो आप लोग ये सवाल नहीं उठाते। नहीं साहब, अगर विनोद सिन्हा, विनोद पांडे या विनोद खां की बात होती, ऐसी कोई बात तो भारत के साथ लागू ही नहीं थी साहब। जी बिल्कुल। हम जिसकी बात कर रहे हैं मैं केवल उन्हीं की बात करूं। जी जी। भारत ने कभी भी कोई एक बात कही हो जो कोई कभी किसी जाति के संकुचित दायरे में कही हो? कभी नहीं। आपने एक वीडियो देखा, वो सनातनी था, सच्ची बात है। वो ब्राह्मण भी था, ये भी सच्ची बात है। आप उसका एक वीडियो देखें, पदयात्रा, जिसमें पदयात्रा कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम जा रहा है। बिल्कुल। और रास्ते के क्रम में उसको कुछ मुसलमान भाई मिलते हैं और उनके साथ वो खाना खाता है। निश्चित तौर वो बार बार इस बात को कहता था कि पूरे देशवासी, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, ये सारे मेरे भाई हैं, ये सभी मेरे भाई हैं, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मतांतर हो सकता है लेकिन मेरे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब मैं और आप, चाहे जितने भी लोग लगे हुए हैं, ये सारे लोग तो भारत के आदर्शों पे ही लगे हुए हैं ना। बिल्कुल। तो इसका जवाब तो भारत के आदर्श ही दे देते हैं। निश्चित तौर पे कि भारत हो सकता है कि ब्राह्मण परिवार में हो, सनातनी हो, लेकिन जो विस्थापित है उसमें से एक भी सनातन ब्राह्मण परिवार से नहीं है। इवन राजपूत भी नहीं है, भूमिहार भी नहीं है, लाला भी नहीं है, कोई बनिया वर्ग के भी लोग वहां नहीं है। वो तो सारे के सारे लोग दलित और महादलित परिवार से आने वाले लोग हैं। हम जब वहां गए थे तो हमारी भी कुछ मुलाकात हुई कुछ लोगों से। तो जब हमने पूछा कि ए चाची तहार जात का बा, तो बोली कि हम बिहारी हैं। हम बोले यही बात भरत तिवारी करके चले गए ना, जो किसी को पच नहीं रही है। जाति से ऊपर उठा करके पूरे बिहार को उस व्यक्ति ने जोड़ दिया। वो कहता भी था साहब, आप उसके वीडियो को देखें कि मेरा खून लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाएगा। और एक बात तो पक्की है साहब, लोग जग चुके हैं अब। एक क्रांति जन्म ले चुकी है जी, नई क्रांति है ये, भरत क्रांति है। ये भरत क्रांति है साहब। जी हाँ, लोग जग चुके हैं अब। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। लोग रोक के पुलिस वालों से उनका गाड़ी के सवाल पूछना शुरू करते हैं। पूछते हैं कि आप साहब, आपकी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस है? आपके दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं लगे हुए हैं, आपने तो हेलमेट नहीं लगाया है। बिल्कुल। ये पूछना हमारा हक है साहब। हमने ही व्यवस्थाएं बनाई थी। भरत इसी बात को बार बार कहता था। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनका तनख्वाह दिया जाता है। ये हमारे स्टाफ हैं, ये हमारे नौकर हैं, हम इनके मालिक हैं। और वो अभी मालिक बने रखे हैं, और वो अपने आप को ही मालिक बनने बैठे हैं। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और करूंगा जी। जो लोग हमारे टैक्स पेयर्स, हमारे टैक्स के पैसों पे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ हत्या के मुकदमे में, तो वो खुले घूम रहे हैं, उनको जेल में भी नहीं डाला गया। आपकी सबसे बड़ी मांग तो यही है, जो मैंने भी सुना और हम लोग भी कर रहे हैं, कि भाई पहले उनकी भी गिरफ्तारी हो। एक देश में जो सरकार कहती है 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसी के रहते एक देश में 2 विधान 2 प्रधान कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊं, एक सामान्य सा केस हमारे आपके ऊपर हो जाए, मैं किसी को एक थप्पड़ मार दूं या आप मुझे मार दो, मैं आपका सर फोड़ दूं या आप मेरा सर फोड़ दो, हम लोग दोनों जेल में होंगे, घंटों में होंगे, अधिक से अधिक 24 घंटा साहब। कॉलर पकड़ के पुलिस, और यहां तो जेल में डालने की बात छोड़ो साहब, यहां प्रमोशन दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे उस पूरे 1400 करोड़ के घोटाले में सारे ब्लॉक के स्टाफ बदल दिए जाते हैं, सारे अंचल के स्टाफ बदल दिए जाते हैं, लेकिन सीओ शाहपुर वहीं रहते हैं, बीडीओ शाहपुर वहीं रहते हैं,
जगदीशपुर एसडीओ जिन पे पूरा का पूरा आरोप लगा है कि सीओ शाहपुर और बीडीओ शाहपुर के साथ मिलकर पूरे के पूरे घपले में शामिल हैं, वो वहीं रहते हैं और सारे स्टाफ को बदल दिया जाता है और उनको वहीं तब तक रखा जाएगा जब तक पूरे 1400 करोड़ के मामले में जो जो कागज हैं उनको खत्म नहीं कर दिया जाए, उनको समाप्त नहीं कर दिया। सरकार को ही नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर सरकार वाकई पारदर्शी होती तो जिसके ऊपर आरोप लगा उसको तो कम से कम क्लोज करना चाहिए ना साहब। वो वहीं मौजूद है और सारे पेपरों का बंदर बाट कर रहा है एसडीओ वहीं बैठ के, और सरकार करा रही है। तो इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं और भी लोग हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं, इस बंदर बाट में शामिल हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस देखी जाए तो 1400 करोड़ का ही कारण है कि भरत तिवारी को रास्ते से हटा दिया एकदम सीधी बात है साहब, ये सब लोगों को पता है क्यों मारा जाता। ये अनसेड ट्रुथ है। हाँ, हथियार फेंकने के बाद भी मारा जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, 3 गोली के बाद भी चौथी 5वीं गोली इसीलिए मारी गई साहब, क्योंकि वो मरा नहीं था। मरा नहीं था, ताकतवर व्यक्ति था। ताकतवर व्यक्ति था। उसके बाद भी भारत माता की जय बोलता है। कभी किसी अपराधी को भारत माता की जय बोलते हैं आपने एक भी घटना में सुनी हो तो दिखा दीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। और ये तो वो देश रहा है ना, आप सोचिए ना, दिल्ली में अपने आप को बिना मतलब के एक्टिविस्ट कहने वाले लोग बुरहान वानी के इनकाउंटर पे, बुरहान वानी पे आंसू बहाने पहुंच। मैं एक लाइन को और लंबा कर दूं, बिल्कुल, इसको पूरे दिन से ही भ्रमित करने के लिए सरकार की तरफ से योजना चल रही है। सरकार को लगा ही नहीं था कि ऐसे कभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और आवाज उठाने लगेंगे, इसलिए पूरे दिन से ही इसको जातीय चश्मे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ही दिन से। अभी मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख को हम लोग श्रद्धांजलि सभा रखी थी जंतर मंतर रखी है, हो रही है, अभी भी हो रही है। जी हाँ। क्यों रखी है 17 तारीख को साहब? क्योंकि इस महीना पूरा होगा। सरकार को याद दिलाने के लिए कि 17 तारीख की ही घटना है और उस 17 से हम लोगों को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? 12 का नैरेटिव चलाया जा रहा है। 12 का नैरेटिव चलाया जा रहा है। और वो कौन साहब चला रहे हैं? जो अपने को एक जातिगत चश्मे में पिटा के रखे हैं। अरे साहब, आपके जातिगत चश्मे में भरत फिट नहीं होता, आप उसको फिट कैसे कर लोगे? आप तो किसी एक खास जाति के लिए आवाज उठाते हैं। मैंने कभी दलितों के लिए आवाज उठाते आपको तो नहीं सुना, मैंने ओबीसी के लिए आवाज उठाते कभी नहीं सुना आपको। आप एक खास वर्ग के लिए, और जो आपके ही विचारधारा में रंगे हुए हो उसी खास वर्ग से ना भरत आता है जी। बिल्कुल। आप उस मामले को भटकाने के लिए लगे हैं साहब। 17 तारीख हम लोगों ने क्यों रखा है साहब? सरकार को याद दिलाने सरकार को याद दिलाने का। हर 17 तारीख को हम करते रहेंगे साहब, जब तक न्याय नहीं मिल जाती। हर 17 तारीख को हम याद दिलाते रहेंगे सरकार को। जब तक सरकार से हम न्याय नहीं पा लेते तब तक हर 17 तारीख को सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि आपसे गलती हुई साहब, उसको सुधारो। हम भी आप ही के हैं, हम भी इसी देश के हैं। आप हमारे लिए चुने गए हैं, आप हमारे भी मुखिया हैं। हमारे प्रति भी आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी है। हमने ही आपको चुना है। बिल्कुल जी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का किस तरीके का रवैया था? बहुत से लोग, मैं गया तो उनका कहना था कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा सपोर्ट किए होते तो शायद ये सारी नौबत नहीं आई होती। मैं तो सीधी सीधी बात बताऊं साहब आपको, ये तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। जब ये 16 तारीख की घटना घटी, क्या पुलिस वाले संपर्क नहीं किए होंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से? और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? दोनों बड़े सवाल हैं। पहला सवाल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पे है, दूसरा सवाल सरकार पे है। नहीं किए तो क्यों नहीं किए साहब? और यही सवाल एसपी राज पे भी। एसपी राज कह रहे हैं हमको पता नहीं। अरे भाई, आप एसपी हैं, आपको जाने बिना एसटीएफ आ गई, कैसे आ गई? ये पहला सवाल है। और आपके जानते हुए अगर आ गई और फिर हत्या हो गई तो ये दूसरा बड़ा सवाल है, फिर आप क्यों बने हुए हैं अपने पद पे? आपका तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद भी साहब, इस लाइन को लंबी करूं मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल। आप देखते होंगे ये वीडियो भी वायरल है जिसमें एसपी साहब देर रात उसके घर में पहुंचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, एसपी साहब क्यों गए थे? मुझे नहीं पता। क्यों जाते हैं एसपी साहब किसी जगह पे? या तो कहीं केस हो, या तो उस परिवार पे थ्रेट हो, या परिवार किसी के लिए थ्रेट हो। या भोजपुर पुलिस ने तो बाकायदा प्रेस रिलीज करके ये बात कही कि चंदन तिवारी के साथ वाला जो वीडियो सही नहीं है, हम लोग तो गए थे उनको सुरक्षा देने, परिवार को सुरक्षा देने की बात थी। सुरक्षा की मांग की थी क्या कि किसी ने? आपने ही मरवा दिया साहब। आप सुरक्षित करने जा रहे हैं कि आप धमकाने जा रहे हैं कि अगले? वो कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मांग मानेंगे। ये उनकी बात है ना साहब। आप देखे होंगे वीडियो में साइड में ले जाके बातें करना। आप देखे होंगे फिर अगले दिन तैयारी के रूप में हो गए थे कि कहीं लोग ये आयोग के सामने कुछ ना कह दें, आयोग के सामने मेरे नाम ना ले लें। अच्छा। कुछ तो था ना। आप क्यों जाते हैं देर रात में साहब?
और उस परिवार में जाते हैं आप उसमें एक भी महिला कर्मी को दिखा दें, नहीं थी, महिला पुलिस कर्मी को दिखा दें, जबकि परिवार में 3-3 महिलाएं थी। एक भी महिला पुलिस कर्मी आपको रात के अंधेरे में आपको क्या आवश्यकता पड़ गई साहब? क्यों जाते हैं? किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में गए थे, कोई जांच में गए थे, हमारे ऊपर थ्रेट था, हम किसी के लिए थ्रेट थे, हमारे घर में बम जखीरा का पता था, क्यों गए थे आप? क्यों जाती है पुलिस साहब? वहां सरकार से कोई बात करनी थी और परिवार के बीच में, तो वहां तो डीएम साहब को जाना चाहिए ना, वहां प्रशासनिक अधिकारियों को जाना। पुलिस का क्या रोल है साहब? पुलिस क्यों जाती है? उसके बाद भी परिवार से कहा जाता है कि रोज रात को एक बिना नंबर की गाड़ी देखी जा रही है, वो आपसे नहीं पकड़ी जाती, वो आप ही की गाड़ी है ना, तभी ना आपसे नहीं पकड़ी जा रही है। ये सवाल तो खड़े होंगे। और सरकार कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके घर में तहखाना है, विदेशी पिस्टल है, तो आप पता क्या नहीं कर रहे हैं क्या भाई? 20 साल से आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं साहब? आपके रहते 20 साल से आप कहते वो हैं कि हम तहखाना बना रहा था, अपने घर में हथियार जुटा रहा था, आपकी जबकि पुलिस। क्षेत्रीय विधायक से लेकर के क्षेत्रीय सांसद पिछले आप ही के थे। हाँ, 3 महीना के अंदर में क्षेत्रीय और सारे तहखाना बन गया। और सारी क्षेत्रीय नेताओं के साथ उसके वीडियो होंगे, निश्चित तौर पे आरके सिंह के साथ उनके फोटोज हैं, आरके सिंह के साथ हैं, बक्सर विधायक के साथ उसके वीडियो हैं, हमारे शाहपुर विधायक के साथ वीडियो है उसके, बहुत सारे क्षेत्रीय नेताओं के साथ उसके वीडियो हैं, फोटो हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ उसके वीडियो हैं, फोटो हैं। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री वाली बात आपको एक बात बताऊं, नहीं बता पाया मैं। जी। मुख्यमंत्री 2-2 बार कहते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था। चलिए मैं पहले दिन की बात को आगे करता हूं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पुलिस है, आपको कहीं भी स्वास्थ्य कर्मी एक दिखा? नहीं। पूरे वीडियो में नहीं, ना एम्बुलेंस दिखी। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ था, आपको पता था, आपके डीजीपी साहब को पता था, तो पुलिस के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। मैं देखने की बात नहीं था, मैं वीडियो देख के, कहीं वीडियो में दिखा हो तो बताइए। वीडियो में तो नहीं दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, उस दिन उनको नहीं पता था, मुख्यमंत्री जी को भी मैं मान लेता हूं पता नहीं था, डीजीपी साहब को, लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया स्टेज से तो सबको पता हो गया ना। फिर अगले दिन जो यहाँ पे 2 बड़े सवाल हैं, क्या उसके बाद सबको पता हो गया या पुलिस अपने मुख्यमंत्री की बात भी अनसुनी कर दे रही है? ये 2 बड़े सवाल है। ये तो आप समझें और जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। मैं कहूं, जिस दिन एनकाउंटर हो रहा था, उनके ही शब्द में मैं कहूं एनकाउंटर, वहां आपको कहीं एम्बुलेंस दिखी क्या? पूरे वीडियो में? वीडियो में तो नहीं दिखी। पूरे वीडियो में कोई स्वास्थ्य कर्मी आपको दिखा? नहीं, वीडियो में नहीं दिखा। तब बताइए, आप एक तरफ कहते हैं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, दूसरे तरफ आपके टीम में कोई भी एक स्वास्थ्य कर्मी का ना होना क्या कहता है साहब? क्या बताता है? ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ देते हैं। आपके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है साहब, और जनता को पागल मत समझिए, जनता सब समझती है। आपके ऊपर जो डेंट लगा था, उसके हथियार को धमकाने से उस डेंट को आपने साफ किया, ये संदेश दिया। क्या योगी मॉडल अपनाने के चक्कर में मुख्यमंत्री जी के इशारों पे उन्हें ठोक दिया गया? अरे भाई, बकरी अगर पूंछ ठुकवा के और सूंड ठुकवा के हाथी बनना चाहे तो बन सकती है क्या? नहीं। अब बकरी पूंछ ठुकवा ले और आगे सूंड ठुकवा ले तो हाथी बन जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और बात, मैंने भी इस बात को बार बार दोहराया, मैं फिर से दोहराता हूं। पुलिस प्रशासन ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा, अपराधियों को हम ठोक देंगे, या जो भी है, अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। मेरा सीधा सवाल है, भारत के संविधान में मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार अपराध अगर आंखों के सामने भी हो जाए तो पुलिस का अधिकार व्यक्ति को आरोपी बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। ये न्यायपालिका तय करती है कि वो अपराधी है या नहीं है। और अगर पुलिस ही ये तय करने लगी है बिहार में कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं, तो क्या इस देश में, इस राज्य के न्यायाधीशों को अब उनके करनी से हटा देने का वक्त आ गया? क्या न्यायपालिका को बंद करने का वक्त आ गया? ये 2 बड़े सवाल हैं। मैं तो आपसे कहूं कि सरकार का जिस तरह से रवैया है, जब पुलिस ही न्याय कर दे रही है तो क्या जरूरत है साहब इन कोर्टों की? सही बात है। एसपी साहब को मुख्य जज बना दीजिए, डीएसपी साहब को इससे छोटे वाला जज बना दीजिए, और इंस्पेक्टर साहब को क्या कहते हैं, शुरुआती वाले जो जिला एवं सत्र न्यायालय, उसमें डाल दीजिए और खत्म कीजिए सब कोर्ट को। वैसे भी सरकार को कॉलेजियम सिस्टम से बहुत समस्या है। हाँ, होती, आप कर लीजिए, डायरेक्ट ही कर दीजिए, तुरंत ही न्याय कर दीजिए। और जो आपके लोग हों उनको बचा के सेफ रखिए, चाहे वो बलात्कारी ही क्यों ना हो। जो बेगूसराय में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में से लॉ हटा देते हैं, सिर्फ ऑर्डरों के भरोसे पूरा राज्य चलाते हैं। बताइए साहब,
आपकी बातें पूरे राज्य को दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? मैं तो इस बात की भी शंका में हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी ईमानदारी पे कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता है, निष्ठाओं पे सवाल नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा भक्त वो लड़का था जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय के ऊपर मौन नहीं रहना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। देखिए, कभी कभी ही ऐसा वक्त आता है जब आपको स्ट्रिक्ट स्टांस लेना पड़ता है और जरूरी नहीं कि आपके टीम से खेलने वाला हर प्लेयर अच्छा ही प्लेयर हो। मैंने तो फिर कहा है, मैंने बार बार कहा है, राजनीतिक चश्मे से भी मैंने एक बयान दिया था कि भाई अगर राजनीतिक तौर पे सम्राट चौधरी को योगी आदित्यनाथ से आगे ही निकलना था तो भाजपा के नेतृत्व को एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को दे देना चाहिए था जो आगे निकल जाता। लेकिन इस तरीके का मॉडल बनाना जहां लॉ को साइडलाइन कर दिया जाए, सिर्फ ऑर्डरों के भरोसे राज्य चलने लगे, तो फिर तो संविधान पे और खुद मोदी जी के सुशासन और गुड गवर्नेंस पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और यही कारण है कहीं ना कहीं हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, सिग्नेचर कैंपेन जारी है। मैं आगे भी आपको बताऊं कि मोदी जी का जो अंधभक्त कहते हैं ना, वो बच्चा वो था। आप उसके सोशल साइट पे जाएं, हमने देखा है। तो इस 25 तारीख को सम्राट चौधरी जी के खिलाफ ही पदयात्रा करके दिल्ली जाने वाला था। और उसने एक बात लिखी थी कि इस देश के तमाम नेताओं को जो झूठे वादे करते हैं उनको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जैसे मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। ये उसका बाकायदा फेसबुक पोस्ट है। जी, आप समझिए कितना बड़ा भक्त था वो। बिल्कुल। मोदी जी के विचारों से कितना प्रभावित। इसीलिए हम लोग देखिए, हम लोग लगे हैं पूरे भारत के विचारों पे। हम अपना ना कोई विचार उस पे थोपना चाहते हैं, ना किसी जाति में बांधना चाहते हैं, ना उसे किसी धर्म के चश्मे से देखना। हम भारत को बचा रहे हैं। हम भारत को बचा रहे हैं उसके विचारों के आधार पे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। इसीलिए हम लोग आगे सिग्नेचर कैंपेन पूरे देश में कर रहे हैं। और जब हम 17 तारीख को जब यहाँ पहुंचेंगे दिल्ली में, तो उस दिन हम लोगों का प्लान है कि पूरे देश से जो साइन इकट्ठा हो। हम आज भी मान रहे हैं कि मोदी जी के पास सही तरह से बात नहीं पहुंच रही है। पूरे देश के लोगों की बात हम मोदी जी तक पहुंचाएं, और हमें लगता है कि मोदी जी तक बात पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर। और मैं आपको एक बात बताता हूं, चूंकि मंत्रालय के साथ काम करने का मेरा अनुभव रहा है, हमने ये चीज बहुत करीब से देखी है कि हम लोग ऊपर से या जमीनी स्तर से देखते हैं कि मंत्री तक तो पहुंच ही गया होगा, इतना वायरल मुद्दा। ऐसा होता नहीं है। उनकी जो कोर टीम के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी बातें तो पहुंचा देते हैं, और जो बातें, चूंकि प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बैठ करके दिन भर टीवी देखते रहेंगे या सोशल मीडिया चलाते रहेंगे या मीडिया का वीडियोस देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री को जो ब्रीफिंग्स दी जाती है सुबह और शाम में, वो उसी आधार पे काम करते हैं। और मैंने ये देखा है, चूंकि यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मेरा संबंध रहा है, कि मंत्रियों को जो ब्रीफिंग दी जाती है उसमें पॉजिटिव बातें पहुंचा दी जाती हैं और निगेटिव उनके पदाधिकारी, चूंकि उनके ऊपर कहीं गाज न गिर जाए, इस डर से हटा लेते हैं। और मैं विश्वस्त हूं इस बात के लिए, चूंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को करीब से देखा है, कि अगर ये बात उन तक वास्तव में पहुंचेगी ना, निश्चित तौर पे इसमें न्याय होगा। लेकिन मैं जहां तक समझूं कि अब पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री जी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। परसों उसके परिवार में, उसके घर तक चिराग पासवान जी पहुंचे थे, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक पहला दलित नेता, वो दलितों के लिए लड़ रहा था ना जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनसे मिल के आया हूं। जी हाँ, इस पूरे मामले की जानकारी गृह मंत्री तक पहुंचा के आया हूं। इस सारी बातों की जानकारी जो हमारे द्वारा हमको प्राप्त हुई, उसे मैंने गृह मंत्री जी को बताया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब गृह मंत्री जी तक बात पहुंच गई है, तो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक तो पहला हुआ कि अब सरकार के लोग भी इस बात को मान रहे हैं साहब। या तो पोस्ट किया है चिराग पासवान जी ने, लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पे ये पोस्टेड है कि दोषी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी, आरोपी पुलिसकर्मी नहीं कहा गया। यही बात है एग्जैक्टली। हाँ, शब्द को समझना पड़ता है राजनीति में कभी-कभी। जी, दोषी पुलिसकर्मी, वो डायरेक्ट कह रहे हैं दोषी पुलिसकर्मी। तो चिराग जी ऐसे किसी लाइन को नहीं छू सकते। बड़े नेता हैं चिराग जी, बिल्कुल, और देश के नेता हैं, कि किसी सिमटे हुए ब्लॉक या गांव के नेता नहीं। बिल्कुल। और बिहार में शायद सबसे फेमस नेताओं में गिनती होती है। युवा नेता हैं, बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और मोदी जी के हनुमान भी कहे जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उनके ऊपर एक टैग है, लोग उनको मोदी जी का हनुमान कहते हैं। कितने भी विकट परिस्थितियों में मोदी जी का साथ नहीं छोड़ते हैं, उनकी पार्टी लाइन रहते हुए भी। उसके बाद अशोक चौधरी जी का कल उसके घर पे पहुंचना। जी। अशोक चौधरी जी को माननीय नीतीश जी का बहुत करीबी माना जाता है। जी।
कई लोग इस बात को आज देखें, हम पेपर के माध्यम से, सोशल साइटों के माध्यम से कई लोग रख रहे हैं कि अशोक चौधरी जी का जाना यानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी का जाना। जो जानते हैं बिहार में किचन कैबिनेट का हिस्सा है, हाँ, नीतीश जी के किचन कैबिनेट का हिस्सा है अशोक चौधरी जी। जी, आओ पहुंचे और डायरेक्ट सारी बातों को माने, वो खुलेआम सारी बातों को रखें। और मैं आपको बताऊं कि हत्या के दूसरे या तीसरे दिन ही अशोक चौधरी का बयान आया था। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि पूरे शाहबाद रीजन में मालाकार जो एसओचओ हैं उन्होंने अपने ईगो पे लेकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड करा दिया। जी, आपको गोली चलाने का अधिकार नहीं था, उन्होंने खुल के ऑन द रिकॉर्ड कहा है। कल भी इस बात को कहा, कल भी रिपीट किया। और उसके बाद वो वहां से उठ के, उसके घर से उठ के जहां ये फायरिंग की घटना हुई वहां भी गए और एक एक आदमी से मिले हैं। जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, सारे प्रत्यक्षदर्शियों को उन्होंने सुना है। कल का आप उनका बयान देखें, जब वहां से आप पटना से चले हैं तो मंत्री हैं, उनको सारी चीजें पता हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हथियार उसका देसी हथियार था और लोग उसको क्या उन्होंने एक और बात भी कही थी कि आप कैसे कह सकते हैं जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है तब तक कि वो हथियार था। वो तो खिलौने वाला हथियार भी हो सकता है जी, किसी ने उससे चलने वाली गोलियों का अब तक फोरेंसिक जांच अवेलेबल नहीं कराया है जी, और उस आधार पर कोई नहीं बोल रहा है, हवा में बयानबाजी हो रही है। जी जी, मैं यही और एक और भी बयान था जो बड़ा सवालों के घेरे में है भाई। कहा जाता है कि 15 राउंड उन्होंने वो बंदूक फेंकने के बाद फायरिंग की। पहला सवाल ये कि क्या एक पिस्टल में 15 गोली होती है? दूसरा सवाल ये कि 15 मीटर की दूरी को क्या कोई व्यक्ति 1 सेकंड से कम, विराट कोहली नहीं कर सकते इतना मैं समझता हूं, क्या उससे ज्यादा फिट भरत तिवारी थे कि 1 सेकंड से कम में गए, बंदूक उठाए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से 15 गोली चलाए और तब भी बंदूक में 2 गोली बची रह गई? मैं आपको बताऊं, इस बात को मैं पहले दिन ही अरेंज किया इन सारी बातों पे। आओ भी उनके बयान के बाद जो पहला स्टिंग था उनका, उसके बयानों पे बाद मैंने कहा कि साहब वो कह रहे हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं, जब्ती सूची में दिखा रहे हैं कि 1 पिस्टल, 1 उसकी मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस ये जब्त किए गए हैं, 2 जिंदा कारतूस। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 10 से 15 राउंड, 15 से 16 राउंड वो फायर करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पूरे वीडियो में उसका कहीं भी लाइव कट नहीं है, पहले बार से मिलना। मैं आपसे पूछूं साहब, 15-16 राउंड कह रहे हैं और पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो बार बार मैगजीन निकाल के उसमें गोली भर रहा था और गोली भी चला रहा था एक हाथ से। एक हाथ से। अब मैं आपसे पूछूं साहब, एक हाथ में मैं ये मोबाइल पकड़ा हूं और इससे मैं वीडियो बना रहा हूं और दूसरे हाथ से मैं मैगजीन निकालता हूँ, गोली भी डालता हूँ और मैगजीन को फिर चढ़ाता भी हूँ। पुलिस दर्शक बन के देख रही है। क्या बात है, ये कैसे हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? एग्जैक्टली कैसी बात कर रहे हैं साहब? ये तो साफ तौर पे झूठ, मतलब आप कहानी भी सही से नहीं बना पा रहे। इससे बेहतर कहानी तो एआई बना सकता है। आप बताओ। निश्चित तौर पे आप बताओ, आप पुलिस के जवान हो, पुलिस ने आपको ट्रेंड किया है, क्या कोई आदमी, एक आदमी कोई एक हाथ से, वहीं साहब जो कह रहे हैं, एक हाथ से अपना हथियार निकाल के फिर फील कर दें? हम लोग आग्रह करेंगे भरत जी की माता जी से, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा, दिखा दें जरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये साहब सारे झूठ का पुलिंदा है और पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है। कहीं कुछ बिना प्लानिंग के नहीं हुआ है। अगर प्लानिंग के नहीं हुआ होता तो एसडीओ साहब पहले दिन ही अंदर होते, डीएसपी साहब अभी प्रमोशन नहीं पाए होते, एसपी साहब अपने सीट पे ही नहीं बने हुए होते और जाके घर पे धमका नहीं रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमसे गलती हुई है साहब तो उस गलती का प्रायश्चित होता है ना। बिल्कुल। और एक हाथ से डमरू बजा के दिखाया जा रहा है और दूसरे हाथ से तमाशे किए जा रहे हैं, वही तो हो रहा है। बिल्कुल। कहानी के अगले भाग की ओर चलते हैं जी। क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा जी, क्या है ये संगठन? ये साहब जैसे ही उसकी हत्या होती है, हम लोग 18 तारीख को विरोध करते हैं उसका। सड़क पे उतरते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि वीडियो थी, कहीं कुछ छुपने वाली बात तो नहीं थी। और वीडियो देख के लग रहा है कि नहीं, उसके साथ सरासर गलत हुआ है, क्योंकि हथियार वो फेंक चुका है। तो इस बात के ग्रामीण विरोध करते हैं और कहते हैं कि भाई एनकाउंटर नहीं, हत्या है और हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। एक हम लोग उनकी माताजी द्वारा उस दिन एप्लीकेशन भी दिया जाता है, लेकिन वो केस दर्ज होने में 8 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। हत्या के 8 दिन के बाद केस दर्ज किया जाता है,
मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो सस्पेंड थे इंस्पेक्टर साहब जो ड्यूटी कर रहे थे, वो सस्पेंड थे जो पिस्टल दिखा रहे थे। या तो एसपी साहब गलत हैं कि आपको उनका सस्पेंड अधिकारी काम करते हुए फील्ड में काम कर रहा है, यही एक या आधार है सस्पेंड ही इसीलिए किया गया था कि जाके काम कर दीजिए, जाके काम कर दीजिए। और उसके बाद भी साहब बने हुए हैं जिला में, लोगों से पर्सनली बुला बुला के मिलना चालू है और लोगों को मैनेज करना चालू है, चाहे जो जो चीजें हैं। कुछ तो छुपने वाली बात नहीं है, ये तो क्लियर है ना कि कहीं ना कुछ हो रहा है। अगर आम आदमी के ऊपर यही बात होती, कितने देर में गिरफ्तारी होती साहब? यहाँ तो गिरफ्तारी की दूर साहब, जिसको जेल में होना चाहिए उसको लोग साहब कह रहे हैं, जाके सैल्यूट कर रहे हैं। तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल। क्या भारत के कानून संविधान उनके ऊपर लागू नहीं होता? और अगर लागू होता है साहब तो अपने पद पे कैसे बने हुए हैं? फिर आपने केस क्यों किया? अगर वो दोषी ही नहीं थे तो उनके ऊपर केस ही नहीं करना चाहिए था। तो आपने डिसाइड कराया, हमने तो केवल आवेदन दिया था। आपने डिसाइड करके कि नहीं दोषी हैं, आपने केस किया ना। और आम रूप से एक आम आदमी होता तो आप क्या करते साहब? वो ऑफिस में जाके काम कर रहा होता क्या? वो अपने फैक्ट्री में काम कर रहा होता क्या? अपने बैलों को चारा खिला रहा होता क्या? आप घसीट के ले जाते हैं ना। फिर वो क्यों साहब बने हुए? और भी जबकि हमारे नौकर हैं, हम उनके मालिक हैं, हमारे दिए गए टैक्स के पैसे से उनका पेमेंट होता है साहब। और मालिक बने बैठे हैं, उनके लिए स्पेशल कानून और एक आम आदमी के लिए अलग कानून। आम आदमी के पे तो संविधान लागू होता है और उन पे संविधान लागू नहीं होता। हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं साहब? उनको शर्म नहीं आती क्या? जो ये कर रहे हैं उन्होंने शर्म को बेच खाया है क्या? क्या लगता है कि पूरी देश की जनता पागल है? वही होशियार हैं और उनकी होशियारी दिख नहीं रही है क्या जनता को? दिख रही है साहब, अब बहुत बुरा होगा। जब बांध टूटता है ना साहब तो कुछ बचता नहीं। जिनके घर ऊंचाई पे बने हुए हैं ना वो भी नहीं बचते। वो गलतफहमी में रहते हैं कि मेरे घर ऊंचाई पे बने हुए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन बांध टूटने के बाद साहब कुछ बचता नहीं है, सब बह जाएगा। इसलिए बांध को टूटने ना दीजिए, उसको रिपेयर कीजिए, उसको बचाइए। नहीं तो जिस दिन इस पब्लिक के जो लेबल छलकेगा ना साहब फिर कुछ नहीं बचेगा। उससे पहले बचा लीजिए। मैं बार बार आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, जो इन व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, जिनको चुना गया है, जिनको काम करना है वो काम करें साहब। हमें और भी बहुत सारे काम हैं। हमें बच्चे पालने हैं, हमें खेती करना है, अपने बल्लों को घास देना है, चारा खिलाना है। हम अपने काम करेंगे साहब। आपको इसीलिए चुना गया है कि इन सारी कामों की व्यवस्थाओं को आप देखेंगे। इसके लिए आपको तनख्वाह दिया जाता है, मेरे ही टैक्स के पैसे से दिया जाता है साहब। और आप हमको तुम कहते हैं, मैं आपको साहब जी कहता हूं। ये कब तक चलेगा साहब? विडंबना है ये कब तक चलेगा साहब? कहीं ना कहीं इसीलिए शायद ये खटकता था भरत का खाना। वो तुम कहता था, वो कहता था कि तुम नौकर हो, मैं मालिक हूं। और एक आम गांव के किसान का बच्चा ये कहे एक साहब को कि मैं मालिक हूं, तो साहब को खटकेगा तो जरूर, मैं मालिक हूं। तो बड़ी नागवार गुजरती है बात साहब। लेकिन सच्ची बात है साहब, मानो आप नौकर ही हो। वर्दी उतारने के बाद या ड्यूटी के बाद आप फिर मालिक हो। जैसे ही आप आम हो जाओगे आप मालिक हो जाओगे। लेकिन यहां आम होना नौकर होना है, और नौकर ही खास बन के बैठा है। तो लोकतंत्र केवल दिखाने के लिए है साहब। बिल्कुल पूरी की पूरी ढांचा राजतंत्र का बना हुआ है, और ये सब राजा के सब दीवान हैं। इन पे कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ राजा के आदेश पे ही हुआ है ना। इनको बचाने की जिम्मेदारी भी राजा की है ना, तो राजा बचा रहा है। न्याय संघर्ष मोर्चा आगे क्या करेगा, क्या उसका पूरा का पूरा आउट स्ट्रक्चर है? देखिए, इसके लिए हमने 18 कमेटियां बनाई हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों के लिए। महापंचायत जो भरत का सपना था, उसके लिए 18 कमेटियां हमने बनाई है। लेकिन 17 कमेटियां अभी सस्पेंड है स्थिति में। अच्छा। अभी पहली कमेटी जो न्याय संघर्ष वाली है वो काम कर रही है। इसमें 21 लोगों की कमेटी बनाई गई है, समझ गए? उसमें 3 लोग अलग से हैं जो वकील नहीं है। जी हाँ।
जिसमें एक मैं हूं, एक आदित्य राज जी आप हैं, और तीसरे भरत के बाबूजी। अच्छा, एडवोकेट अनिल मिश्रा जी। नहीं तो वकील है ना। अच्छा, जी 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 वो तो वकील है ना। जी जी जी, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। वकील लोगों की कमेटी बनी जी है। जी जी, जो समझ 3 लोग वकील नहीं है उसमें मैं, आप और भरत के बाबूजी, पिताजी। जी हाँ, ये 3 लोग हैं इस कमेटी में। और ये कमेटी अपने ढंग से काम कर रही है, और बाकी 17 कमेटियां भी अपने ढंग से काम करेंगी आगे के कामों में, जो भरत के बहुत सपने। से लोग कह रहे हैं कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए आपने ये कमेटी का निर्माण किया है। ये मैं जिस उम्र में हूँ, 50 प्लस मेरी उम्र है, मैं आपको बताऊं, अभी तक ना मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, और आज तक मैंने किसी एक वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा है। और मैं आपके माध्यम से जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, सभी लोगों को आश्वस्त कर दूं कि मैं आगे भी किसी एक वार्ड का भी चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। मैं एक आम आदमी हूं, और मेरे बहुत सारे काम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे खेती करनी होती है, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे घर का काम देखना है। मैं अपने कामों में खुश हूं साहब। आप अपना काम करें कि हमारे जैसे लोगों को निकल के आपका काम करने के लिए ना आना पड़े। हमने आपको इसीलिए चुना है साहब, ये व्यवस्था बनाई है कि आप अपना काम बखूबी करें। जब आप जैसे लोग, आप जैसे मैं जब कहता हूं, तो इसका मतलब वो सरकारें, वो व्यवस्थाएं जो हमारी लिए बनाई गई हैं, जब अपना काम बखूबी नहीं करती, तब मेरे जैसे लोगों को निकल के सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैं मालिक हूं साहब। ये नहीं चलेगा। मैंने आपको अपने सही कामों के लिए रखा है, रायता फैलाने के लिए आपको नहीं रखा गया है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारे देश की व्यवस्था को सिर्फ सुधारने की जरूरत है, बदलने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी विचार के साथ क्रांतिकारी न्याय संघर्ष मोर्चा भी आगे काम कर रहा है। आपके क्या विचार हैं इस बात पे? हम तो पूरी तरह भरत के विचारों पे चलने के लिए अब समर्पित हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लास्ट टाइम में जो बच्चा कह रहा था, उस समय तक हमारे गांव के लोगों को उससे मतलब नहीं था, कोई खास मतलब नहीं था। वो अपना काम कर रहा था, गांव के बाकी लोग अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चा वो कहता है कि अगर मेरे साथ धोखा होता है तो मेरे गांव वाले इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे, तो हम लोग अब कृत संकल्पित हैं साहब, और उसी के विचारों के द्वारा उसको आगे बढ़ाएंगे। और वो बार बार कह रहा था, आप उसको, उसकी मोदी जी पे अटूट विश्वास देखेंगे, आप जोगी जी पे उसका अटूट विश्वास देखेंगे, बिल्कुल, जिससे आपको लगेगा कि वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, वो व्यवस्था में बसे हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ था। बिल्कुल, व्यवस्था जनित जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उसकी लड़ाई थी। उसको लगता था कि मोदी जी तक ये सारी बातें नहीं है, नहीं पहुंच रही हैं, और उनके बिना जानकारी में ये सारी चीजें हो रही। हम भी उसी लाइन को ले हैं, हम भी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी तक ये बातें पहुंचे, वो जाने कि भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पे हमारे समाज में काम कर रहा, चाहे वो पुलिस का भ्रष्टाचार हो, प्रशासनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार हो, या फिर नेताओं का भ्रष्टाचार हो, जो इसको पूरी तरह से संरक्षण देते हैं इन दोनों व्यवस्थाओं को। जी, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, ना इस तरह की कोई अभियान की शुरुआत की है। व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार अंदर तक, आकांठा तक घुसा हुआ, उसको समाप्त करना है। बिना उसके समाप्त किए हुए इस भारत देश का कुछ होने वाला नहीं। महापंचायत के नेतृत्व को करते हुए जी, आपने 13वीं के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, 17 जुलाई जंतर मंतर को लेकर जी। हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करेंगे आखिरी सवाल और आखिरी जवाब के रूप में? मैं आपको बताऊं साहब कि 17 का डेट रखना प्रतीक ही है। ये जो 17 तारीख के डेट का चुनाव किया गया है, जब तक सरकार भारत को न्याय नहीं दे देती, तब तक हम हर महीने की 17 तारीख को कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे, भारत को श्रद्धांजलि देंगे, और सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी जिम्मेवारियों में नाकाम हुए हैं, और इसको सुधारना आपका काम है। ये हम हर 17 तारीख को हर किसी नए जगह पे भारत के चाहने वालों के बीच क्रांतिकारी शहीद भारत को श्रद्धांजलि देंगे, और उसके विचारों पे
आगे चलने का प्रण लेंगे और सरकार को बार बार तब तक याद दिलाते रहेंगे जब तक भरत जी को न्याय न मिल जाए। बिल्कुल। बहरहाल ऑफ द स्क्रिप्ट विद आदित्य राज सिंह के तीसरे एपिसोड में ये थे हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी, जो उसी गांव से संबंध रखते हैं, सामाजिक तौर पे बहुत सक्रिय रहते हैं। भरत तिवारी की कहानी को इस देश तक पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वो इन्हीं को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सर्वसहमति से उस महापंचायत ने निर्णय के तौर पर स्वीकारा है। मैं केवल यही कहूंगा कि ये लड़ाई केवल हमारी, आपकी या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई भरत तिवारी के सिर्फ परिवार की नहीं है। और अगर मैं अपनी ही बात को उलट करते हुए कहूं तो ये शायद भरत तिवारी के परिवार की लड़ाई है और 140 करोड़ देशवासी अब भरत तिवारी के परिवार हैं। हमें और आपको इसलिए सड़क पे आके लड़ना होगा, जंतर मंतर पे आके श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बनना होगा 17 जुलाई के दिन, ताकि आने वाले वक्त में किसी भरत तिवारी को इस देश के उस संविधान के होते हुए जो हम भारत के लोगों से शुरू होता है, न्याय की लड़ाई के लिए कभी कट्टा उठाने पर मजबूर ना होना पड़े। आने वाले वक्त में हर भरत तिवारी को सिर्फ कलम की ताकत पर न्याय मिल जाए। साथ ही साथ इस देश में अन्याय करने वाला चाहे कितने भी उचले पैदान पे बैठा हो, वो चाहे मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, वो चाहे एसडीएम के पद पे बैठा हो, वो चाहे गृह विभाग के किसी पद से संबंध रखता हो, या फिर डीएसपी के पद पे हो, या फिर पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति हो, या फिर प्रशासन का कोई व्यक्ति हो, उसको इस बात का भविष्य में घमंड ना हो कि वो हम भारत के लोगों से बड़ा है। ध्यान रखिए, इस देश में सबसे बड़ा पद आईएएस का माना जाता है। उसके भी हिंदी के फुल फॉर्म में भारतीय प्रशासनिक सेवा आता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं सिविल सर्वेंट, शब्द सर्वेंट आता है। शायद भारत की व्यवस्थाओं में सिविल सर्विसेज जब से शुरू हुई तब से सिस्टम को कंट्रोल करना अंग्रेजों के दौर में सबसे बड़ा लक्ष्य था। देश जब आजाद हुआ तो कंट्रोल का वो ट्रांजिशन कभी सर्विस में बदल ही नहीं पाया। शायद अमर शहीद भरत तिवारी जी की शहादत की कीमत पर ही सही इस देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नए क्रांति और बदलाव की शुरुआत हुई है। अगर किसी को इस बात का घमंड है तो अंत में अपनी बात एक पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और बुलंदी पे चाहे कोई कितना भी हो, आसमानों की हद से उतारे तो सभी जाएंगे। जो भी इस देश में न्यायपालिका के और संविधान के होते हुए भी भ्रम में डूबे हुए हैं, सजा उन सबको मिलेगी। आज भी अगर इस देश के न्यायालयों में करोड़ों केसेस पेंडिंग हो भी तो यह ध्यान रखिएगा, इस देश के करोड़ों लोगों को उस न्यायपालिका पे इसलिए भरोसा होता है क्योंकि हर व्यक्ति को वही न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। अब इस लड़ाई में न्याय और अन्याय के बीच सिर्फ हम और आप खड़े हैं। आपका इस वीडियो को शेयर करना शायद न्याय और अन्याय के बीच का कारण बन सकता है। निर्णय आपको करना है कि भरत तिवारी जो शहादत देके इस देश के लिए चले गए, उनकी इस पूरी कहानी और न्याय की इस लड़ाई को आप शेयर करके देश के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर चुप रह जाना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कई भरत तिवारियों को बोली से नहीं गोली से शांत कर दिया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।